Hello BPSC team, welcome back to the 30 days exam focus series. In this series, we are covering the most important topics of all subjects from an exam point of view in a quick and easy manner. और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी वन शॉट फॉर बीपीएससी एईडीओ 2026 एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड। बायोलॉजी कई स्टूडेंट्स को टफ लगती है, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से कवर करेंगे ताकि आपको इसे याद रखने में आसानी हो। इस लेक्चर में हम सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा लोड नहीं लेंगे, सिर्फ सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रेपरेशन करते हैं। और एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यूज और क्विक रिवीजन भी कराऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बायोलॉजी वन शॉट। टॉपिक नंबर 1, बायोलॉजी क्विक रिवीजन, जनरल साइंस एनसीईआरटी 10th एंड 11th क्लास। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बेसिक्स से शुरू करते हैं। बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी एक ब्रांच है नेचुरल साइंस की, जो स्टडी करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी सभी जीवित चीज़ें। अब इसमें क्या क्या आता है, ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन मीन्स जीवों को ग्रुप करना, स्ट्रक्चर एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी, फंक्शन फिजियोलॉजी, नेक्स्ट डेवलपमेंट, बिहेवियर एंड एवोल्यूशन। आसान भाषा में अगर इसको समझे बायोलॉजी को, तो बायोलॉजी इक्वल टू लाइफ को समझना। अगर छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, तो जैसे हमारा बॉडी कैसे काम करता है, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, ये सब बायोलॉजी है। एक लाइन में सिर्फ याद रखो कि बायोलॉजी स्टडीज लाइफ फ्रॉम सेल टू इकोसिस्टम। अब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम नंबर 1 डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना। और ये काम करता कौन है? तो एंजाइम्स। अब सबसे पहले बात करते हैं अमाइलेज की। स्लेवरी एंड पैनक्रियाटिक रोल क्या होता है इसका? तो कार्बोहाइड्रेट्स मींस स्टार्च को तोड़कर सिंपल शुगर बनाता है। एग्जाम्पल, अगर रोटी या राइस खाते हैं तो वो स्टार्च है, और अमाइलेज उसे शुगर में कन्वर्ट करता है। इसके टाइप्स देख लेते हैं। स्लेवरी एमाइलाइज मींस माउथ स्लाइवा में होता है, और पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एंजाइम है पेप्सिन। लोकेशन कहाँ है? तो स्टमक। रोल क्या है इसका? तो प्रोटीन्स को छोटे पेप्टाइड मींस पेप्टॉन्स में तोड़ता है। इसमें हमें क्या याद रखना है कि पेप्सिन पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजन में, और इसे एक्टिवेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शॉर्ट में याद रखिए, HCl इक्वल टू एसिडिक मीडियम मीन्स अम्लीय माध्यम। ये स्टमक जो एसिड है बैक्टीरिया को भी किल करता है।
तो जल्दी से इसको एक नज़र देख लेते हैं। तो डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? माउथ से स्टार्ट होता है, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है फाइनल डाइजेशन है। फाइनल डाइजेशन कहाँ कर होगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो ऑक्सीजन अंदर लेना मीन्स O2 इन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना मीन्स CO2 आउट। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? एनर्जी रिलीज करना इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP मीन्स इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए, कई बार एज इट इज पूछ देता है। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसकी बात करते हैं कि ATP क्या है। इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। मीन्स बॉडी की सारी एक्टिविटीज ATP से ही चलती हैं, जैसे मसल कंट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स, प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। ATP का स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। ATP बना होता है एडेनाइन बेस, राइबोज शुगर, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। अगर बात करें एनर्जी रिलीज की, तो एनर्जी कब निकलती है? जब ATP ADP मीन्स एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है, मीन्स हाई एनर्जी बॉन्ड टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है। ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एज इट इज ही एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ATP प्रोडक्शन की। ATP बनता है, कैसे बनेगा? तो सेलुलर रेस्पिरेशन। कहाँ पर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। फर्मेंटेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन का पाथवे, रेस्पिरेटरी पाथवे। अब देखो, हवा का रास्ता, नोज, नेजल कैविटी, फारेंक्स, लारेंक्स मीन्स साउंड बॉक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस और एल्वियोली। नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्वियोली की, तो एल्वियोली गैस एक्सचेंज साइट है, इसको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। इनहालेशन मीन्स डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नीचे जाता है, इस बात को याद करना। और नेक्स्ट है एक्सहेलेशन मीन्स डायफ्राम रिलैक्स ऊपर आता है। एक बात यहाँ पर और याद रखिए कि हेमोग्लोबिन O2 कैरी करता है और CO2 लंग्स तक वापस जाता है। अगर यहाँ पर फैक्ट देखें तो एल्वियोली का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, मीन्स एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए। रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है मेडुला मीन्स ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला, वहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड ग्रुप्स। सर्कुलेटरी सिस्टम एक वास्ट नेटवर्क होता है ऑर्गन्स और वेसल्स का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने के लिए।
और साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। इसके मेन कंपोनेंट्स है हार्ट। सबसे पहले हार्ट को देखते हैं। एक मस्कुलर पंप होता है जो ब्लड फ्लो को ड्राइव करता है दो प्राइमरी लूप्स के थ्रू। कौन कौन से दो प्राइमरी लूप्स हैं? तो पल्मोनरी टू द लंग्स तक। नंबर 2 सिस्टेमिक टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मीन्स पूरे बॉडी तक। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आर्टरीज को। इसमें क्या होता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, ये आपको याद रखना है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट बात करते हैं वेन्स की। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में वापस लाती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है। एक्सेप्शन इसमें क्या है? पल्मोनरी वेन। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ पर पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट कैपिलरीज। बहुत छोटी वेसल्स होती हैं जहाँ एक्चुअल गैस एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता है टिश्यूज के साथ। नेक्स्ट ब्लड एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स मींस आरबीसीज क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इनका काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। वाइट ब्लड सेल्स का इम्यून डिफेंस, इनको हम शॉर्ट में WBCs भी कहते हैं। नेक्स्ट प्लेटलेट्स जो काम आते हैं क्लोटिंग के, और प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है। हाउ इट वर्क्स, अब इसको समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले नंबर 1, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड में एंटर करता है और लंग्स तक पंप किया जाता है। राइट साइड याद रखिए। नेक्स्ट नंबर 2, लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। नंबर 3, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड में वापस आता है और हार्ट इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को अयोर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में भेजता है। नंबर 4, न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करने के बाद ब्लड वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आता है और साइकिल फिर से स्टार्ट होता है। इसमें फंक्शंस हैं, कौन कौन से मेजर फंक्शंस हैं? सबसे पहले गैस एक्सचेंज, O2 डिलीवर करना और CO2 रिमूव करना। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सेल्स तक ले जाना। नेक्स्ट थर्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना बाय एडजस्टिंग ब्लड फ्लो टू स्किन। नेक्स्ट प्रोटेक्शन इम्यून सेल्स और क्लोटिंग फैक्टर्स को वुंड साइट्स तक पहुंचाना। अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट की। सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं, दो मेजर लूप्स और वन वे डोर्स यानी वाल्व्स। ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है, इस बात को याद रखिए। इसका मतलब है ब्लड एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट से 2 बार पास
करता है। कितनी बार? तो ट्वाइस। तो कैसे होगा? तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स द लंग लूप। इसमें अब देखते हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एक शॉर्ट लूप होता है। ये करता क्या है? तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट साइड से लंग्स तक ले जाता है और लंग्स में ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और फ्रेश ऑक्सीजन ले लेता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के लेफ्ट साइड में आ जाता है। अब देखते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। द बॉडी लूप। सिस्टेमिक सर्कुलेशन एक लॉन्गर सर्किट होता है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड से पूरे बॉडी में जाता है। ये हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करता है। उसके बाद ये ब्लड वापस राइट साइड ऑफ हार्ट में आता है और साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं हाउ हार्ट वॉल्स वर्क। हार्ट वॉल्स वन वे डोर्स की तरह काम करते हैं। ये बात याद रखिए। कैसा? तो वन वे डोर्स। ये ओपन होते हैं ताकि ब्लड पास हो सके और फिर क्लोज हो जाते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो। अब देखते हैं हार्ट में 4 टोटल वॉल्स होते हैं। अब इनकी बात करते हैं तो नंबर 1 इनमें होता है एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। इसमें क्या होता है? तो इसमें 2 वॉल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड राइट साइड, मेट्रल लेफ्ट साइड। ये वॉल्व्स एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 सेमील्यूनर वॉल्व्स की। दूसरा टाइप है सेमील्यूनर वॉल्व्स, पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व। ये वहाँ होते हैं जहाँ से ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरीज में जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप ब्लड फ्लो को देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, लोकेशन राइट एट्रियम, ब्लड टाइप डीऑक्सीजनेटेड, एक्शन बॉडी से ब्लड रिसीव करता है। नंबर 2, लोकेशन राइट वेंट्रिकल, ब्लड टाइप डीऑक्सीजनेटेड, एक्शन ब्लड को लंग्स तक पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। स्टेप नंबर 3, लोकेशन लंग्स, ब्लड टाइप मिक्स्ड, एक्शन गैस एक्सचेंज O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। स्टेप नंबर 4, लोकेशन लेफ्ट एट्रियम, ब्लड टाइप ऑक्सीजनेटेड, एक्शन पल्मोनरी वेन से फ्रेश ब्लड रिसीव करता है। स्टेप नंबर 5, लोकेशन लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड टाइप ऑक्सीजनेटेड, एक्शन ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है एओर्टा के थ्रू। अब देखते हैं
वाई इज द लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रोंगर? ये भी हमें पता होना चाहिए। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिक और मस्क्यूलर होता है क्योंकि इसे पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना होता है, हेड से लेकर टोज तक। जबकि राइट वेंट्रिकल सिर्फ लंग्स तक ब्लड पंप करता है, जो शॉर्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लब डब साउंड की। लब डब साउंड हार्ट वाल्व्स के क्लोज होने से आती है। इसमें अगर लब की बात करें, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स बंद होते हैं। डब की आवाज तब आती है जब सेमिल्यूनर वाल्व्स बंद होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है ब्लड ग्रुप्स। तो देखते हैं ब्लड ग्रुप्स को। ब्लड ग्रुपिंग आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन के बेसिस पर होता है। ब्लड का नॉर्मल पीएच 7.4 होता है। अब समझते हैं एबीओ सिस्टम। ये एबीओ सिस्टम कार्ल लैंडस्टीनर ने प्रपोज किया था। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स में सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप ए। एंटीजन ए होता है और प्लाज्मा में एंटी बी होता है। ग्रुप बी एंटीजन बी होता है और प्लाज्मा में एंटी ए होता है। नेक्स्ट ग्रुप ए बी, दोनों एंटीजन हैं, ए और बी प्रेजेंट होते हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं होती, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ग्रुप ओ, कोई एंटीजन नहीं होता, दोनों एंटीबॉडीज एंटी ए और एंटी बी होती हैं, मीन्स यूनिवर्सल डोनर। अब बात करते हैं आरएच फैक्टर की। तो आरएच फैक्टर में अगर एंटीजन प्रेजेंट हो तो आरएच पॉजिटिव होता है और अगर एब्सेंट हो तो आरएच नेगेटिव होता है। जल्दी से फैक्ट्स देख लेते हैं। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होते। नेक्स्ट ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म देते हैं बीपी की। तो 120/80 millimeters of mercury. What does it mean? अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं डेफिनेशन में। तो ब्लड प्रेशर आर्टरीज की वॉल्स पर ब्लड के फ्लो का प्रेशर होता है। दो नंबर्स इसमें होते हैं। इट इज रिकॉर्डेड एज 2 फिगर्स। कौन कौन से? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टोलिक की। तो हायर वॉल्व होती हैं जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायस्टोलिक की बात करें लोअर वैल्यू होती है जब हार्ट रिलैक्स करता है। नॉर्मल बीपी की बात करें तो नॉर्मल रेंज इसकी होती है 120/120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एक एडल्ट का। और इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इसको मेजर करने के लिए स्फिग्नोमानोमीटर यूज होता है, मेडिकल डिवाइस है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई बीपी और लो बीपी की। हाई बीपी को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है
जो होता है 140/90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। हार्ट पर प्रेशर इसमें बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं लो बीपी की, हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है तो 90/60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से नीचे होता है, डिजीनेस कॉज करता है। क्यों डिजीनेस कॉज करता है? बिकॉज द ब्रेन इज नॉट गेटिंग एनफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो एटीपी एनर्जी करेंसी, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट प्लस वेन्स प्लस ब्लड, डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी प्लस सिस्टेमिक। नंबर 4, लब डब valve closing sound, blood pressure systolic or diastolic, high BP hypertension, low BP hypotension। ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड ग्रुप। अब बात करते हैं नंबर 4, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी से नाइट्रोजेनस मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव करता है ताकि होम्योस्टैटिस मेंटेन रहे। अब देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इसमें होता है अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की। किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। किडनी में थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस, रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलस और यूरिन फॉर्मेशन। फैक्ट्स में देख लेते हैं। तो किडनी ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है। यूरिन टेम्परेरली ब्लैडर में स्टोर होता है और एक्सक्रीशन ज़रूरी है पॉइजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए। अब कुछ टेक्निकल डिटेल्स की बात कर लेते हैं। यूरिन कॉम्पोजिशन। नंबर 1, यूरिन कॉम्पोजिशन। यूरिन एक फ्लूइड वेस्ट है जो किडनी प्रोड्यूस करती है। इसमें 95% ऑफ वाटर और 5% सॉलिड्स होते हैं। अब बात करते हैं इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है। तो यूरिया, द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट, नेक्स्ट यूरिक एसिड, नेक्स्ट क्रिएटिनाइन और सोडियम पोटेशियम जैसे सॉल्ट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 2, डायलिसिस की। आर्टिफिशियल किडनी। जब किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती तब डायलिसिस यूज होता है। मशीन ब्लड को फिल्टर करती है, वेस्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर रिमूव करती है। अब बात करते हैं नंबर 3, द पीएच स्केल ऑफ यूरिन। एवरेज पीएच इक्वल्स टू 6.0, स्लाइटली एसिडिक। रेंज 4.5 to 8.0 डिपेंडिंग ऑन योर डाइट एंड हाइड्रेशन लेवल्स। अब हम बात करेंगे नंबर 5, एंडोक्राइन सिस्टम की, जिसमें हम देखेंगे हार्मोन्स।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स, इसको आप याद रखिए। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ग्रोथ हार्मोन GH और STH। डेफिशिएंसी कॉज ड्वार्फिज्म और एक्सेस कॉजेस गैंगेटिज्म। नेक्स्ट बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। ये नेक में लोकेटेड होता है और थायरैक्सिन बनाती है। क्या करती है? थायरैक्सिन बनाती है। इसमें आयोडीन जरूरी होता है फॉर सिंथेसिस। इसकी डेफिशिएंसी से ग्वाइटर रोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रियास की। सबसे इंपॉर्टेंट है पैनक्रियास। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये एज इट इज एग्जाम में पूछ सकता है। ये क्या सिक्रीट करता है? तो इंसुलिन, मीन्स इंसुलिन को रिलीज करता है और ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो डायबिटीज मिलेटस। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड की। प्रोड्यूस क्या करता है? तो एड्रेनालिन, एपिनेफ्राइन। इट इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन और फाइट और फ्लाइट हार्मोन। अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन रिलीज करता है, स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करता है फॉर आवर ऑफ आवर बॉडी। अब हम बात करते हैं विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए को। केमिकल नेम रेटिनॉल। डेफिशिएंसी डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस। की फैक्ट की बात करें तो आईज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विटामिन B1। अब बात करते हैं विटामिन B1 की। केमिकल नेम थायमिन। डेफिशिएंसी डिजीज बेरीबेरी। की फैक्ट फाउंड इन होल ग्रेन्स। नेक्स्ट विटामिन C। केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। डेफिशिएंसी स्कर्वी। की फैक्ट्स हीटिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट विटामिन D। केमिकल नेम कैल्सिफिरोल। डेफिशिएंसी डिजीज रिकेट्स इन किड्स। ये सनलाइट से बनता है। अब बात करते हैं विटामिन K की। फाइलोक्विनिन। डेफिशिएंसी नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मीन्स क्लॉटिंग प्रॉब्लम होती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी। अब बात करते हैं विटामिन B12। साइनोकोबालामिन केमिकल नेम है और डेफिशिएंसी में परनीशियस एनीमिया और होता है। और की फैक्ट की बात करें तो कंटेन्स कोबाल्ट। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं इसमें? B और विटामिन C।
फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के। एक्सेप्शंस की बात करें तो विटामिन B12 स्टोर होता है लीवर में। ये बॉडी में स्टोर नहीं होता। कहाँ पर स्टोर होता है? तो लीवर में बहुत सालों तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। विटामिन डी सनलाइट से बनता है। विटामिन सी प्लस आयरन बेटर एब्जॉर्प्शंस करते हैं, और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब होने के लिए फैट्स चाहिए, लाइक ऑयल्स और नट्स, टू बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, डिस्कवरी एंड ऑरिजिन। टर्म की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो विटामिन वॉज कॉइन्ड बाय कैसिमिर फंक इन 1912। इसमें अगर वीटा की बात करें तो वीटा का मतलब होता है लाइफ, और एमेनाइन थ्रू वी नो ऑल नॉट ऑल विटामिन्स आर एमिन। सेल्फ सिंथेसाइज्ड विटामिन्स, विटामिन डी, विटामिन के, कुछ बी विटामिन्स, ये बॉडी में गट बैक्टीरिया बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट एक चीज़ देख लेते हैं, एज अ वार्निंग ही समझिए इसको। तो ज़्यादा लेना हमेशा अच्छा नहीं होता, ठीक है। फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं ए, डी, ई के बॉडी में स्टोर होते हैं। ओवरडोज टॉक्सिक हो सकता है, तो इसलिए ध्यान से यूज़ कीजिए। और ये था एक्सक्रीटरी प्लस एंडोक्राइन प्लस विटामिन्स का कंप्लीट क्विक रिवीजन। अगर समझ आया हो तो कमेंट में बायोडन लिख देना, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन डिजीजेस की। सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस। कॉलेरा, ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी शॉर्ट में बोलते हैं, टाइफाइड, नेक्स्ट टेटनस, नेक्स्ट एंथ्रेक्स। प्रोटोजोन डिजीजेस की बात करें तो मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। वेक्टर की बात करें तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। नेक्स्ट एमीबायोसिस, काला अजर। एमीबायोसिस की बात करें तो ऑल्सो कॉल्ड एमीबिक डिसेंट्री। नेक्स्ट स्लीपिंग सिकनेस, वेक्टर इसका कौन सा है? तो सेसे फ्लाई। अब बात करते हैं वायरल डिजीजेस की। स्मॉल पॉक्स, एड्स कॉज्ड बाय HIV। एड्स का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए लिखकर। नेक्स्ट है डेंगी या डेंगू, पोलियो, नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा, नेक्स्ट कॉमन कोल्ड। अब बात करते हैं फंगल डिजीजेस की। रिंगवॉर्म, टीनिया कार्पोरिस। नेक्स्ट एथलीट्स फुट, टीनिया पैडिस। नेक्स्ट स्केबिस, सर्कोप्टेस स्कैबी। नेक्स्ट कैंडिडाइसिस, थ्रश। अब जल्दी से इम्पॉर्टेंट या क्विक फैक्ट्स को देख लेते हैं। ब्लड pH 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन। यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव। यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB पॉजिटिव।
स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। लास्टली बाइल जूस लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। हेल्प्स इन फैट इमल्सिफिकेशन, ये इसका फंक्शन है। अब बात करते हैं सेल की। सेल क्या होता है? तो सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये याद रखिए, एज इट इज ही ये पूछ देता है एग्जाम में। नेक्स्ट, अगर सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। प्रोड्यूस क्या करता है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आप याद रखिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम, सुसाइड बैग्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट। न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ सेल, contains DNA and chromosomes। अब एक डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मेड ऑफ जो होती है सेलुलोज की, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। एनिमल सेल में नो सेल वॉल, नो क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ, सेमी परमिएबल, सिलेक्ट्स व्हाट एंटर्स और एग्जिट्स। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इससे क्वेश्चन आता ही है। बीपीएससी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये पोर्शन मोस्ट ऑफ पूछा ही जाता है। तो देखते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। बेसिक टर्म्स को सबसे पहले समझ लेते हैं। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। बात कर लें, ये मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ क्यों है? क्योंकि ये स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप एंड फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं आरएनए की। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये काम क्या करता है? तो मैसेंजर का काम करता है, दैट कैरीज द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डीएनए टू द रेस्ट ऑफ द सेल ऑफ द सिंथेसिस प्रोटीन्स। नेक्स्ट बात करते हैं जीन की। डीएनए का स्पेसिफिक सेगमेंट होता है that determines a particular trait such as your height or eye color। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस, कहाँ पर मिलेगा? तो न्यूक्लियस में। these are thread like structures made of tightly packed DNA located inside the nucleus of nucleus of every cell। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डीएनए को अगर हम एक लाइब्रेरी समझे और जीन को एक पेज जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देता है, इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्विक फैक्ट्स की। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मैंडल, इन्होंने क्या काम किया था? तो वर्कड ऑन पी प्लांट्स। डीएनए की बात करें तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। तो ह्यूमंस में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स, टोटल 46 होते हैं। अगर बात करते हैं 23rd पेयर की तो XY फॉर मेल होता है और XX फॉर फीमेल।
इसमें एक बात आपको याद रखना है, 22nd जो पेयर है वो ऑटोसोम्स है और 1 पेयर जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, XY फॉर मेल एंड XX फॉर फीमेल। अब बात करते हैं मैंडल्स लॉ की। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हर इंडिविजुअल के पास एक ट्रेट के लिए 2 एलील्स होते हैं। एलील्स मीन्स वर्जन। लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये सेपरेट हो जाते हैं ताकि ऑफस्प्रिंग को हर पेरेंट से सिर्फ एक एलील मिले। गैमीट्स यहाँ पर बात कर ले तो स्पर्म और एग। नेक्स्ट हम समझते हैं मैंडल का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक ट्रेट का इनहेरिटेंस दूसरे ट्रेट को अफेक्ट नहीं करता। जैसे आई कलर का हाइट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। दे आर पास्ड ऑन इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट बात करेंगे उससे पहले एक एग्जांपल ये है पी प्लांट, पिजम सैटिवम। इट्स द मोस्ट फेमस डिटेल ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। किसकी? तो ग्रेगर मैंडल की। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के क्रॉस में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही F1 जनरेशन में दिखता है। अब बात करते हैं डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव की। तो डोमिनेंट जो दिखता है और रिसेसिव जो हिडन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी कंडीशन। रिसेसिव ट्रेट लॉस्ट नहीं होता, फ्यूचर जनरेशन में दोबारा अपीयर कर सकता है, रीअपीयर। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया, पी प्लांट मीन्स पीसम स्टाइवम। इसका ये साइंटिफिक नेम आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं की एवोल्यूशन टर्म्स की। ब्रिज बिटवीन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। अब जेनेटिक और एवोल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं। नंबर 1, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच छोटे छोटे डिफरेंसेस। एग्जाम्पल स्किन कलर या हाइट का डिफरेंस। ये डिफरेंसेस जेनेटिक चेंजेस की वजह से होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट चार्ल्स डार्विन ने दिया, याद रखिएगा। और इसमें वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं जिनमें एनवायरनमेंट के हिसाब से बेटर ट्रेट्स होते हैं और वही रिप्रोड्यूस करके अपने ट्रेट्स नेक्स्ट जनरेशन को पास कर देते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3, म्यूटेशन। म्यूटेशन एक सडन और परमानेंट चेंज होता है डीएनए सीक्वेंस में। कहाँ पर होता है? तो डीएनए सीक्वेंस में। ये न्यू वेरिएशंस का मेन सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यू वेरिएशंस इन अ पॉपुलेशन। अब बात करते हैं व्हाई दे आर लिंक्ड। ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं लिंक बिटवीन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स ट्रेट कैसे पास होते हैं? एवोल्यूशन का मतलब है ये ट्रेट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स में चेंज होके एक्यूमुलेट होते हैं। सिंपल समझो, जेनेटिक्स बताता है कि मुझे मेरे डैड से आइज कैसे मिले और एवोल्यूशन बताता है कि सिंपल सेल से कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस कैसे बने।
तो अब बात करते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, कलर ब्लाइंडनेस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें पर्सन कुछ कलर्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, स्पेशली रेड और ग्रीन। बात करें जेनेटिक कॉज की, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है। जीन कहाँ पर होता है? तो एक्स क्रोमोसोम्स पर होता है। अब बात करते हैं मेल वर्सेस फीमेल की। द मदर फादर रूल, इनहेरिटेंस पैटर्न। मेल एक्स वाई, सिर्फ एक्स होता है इनके पास। अगर डिफेक्टिव हुआ कलर ब्लाइंड, अगर डिफेक्टेड होगा तो क्या होगा? कलर ब्लाइंड। मेल्स कैन नॉट बी करियर्स, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल्स की विद एक्स एक्स। एक एक्स डिफेक्टिव हो तो करियर, और दोनों डिफेक्टिव हो तो कलर ब्लाइंड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाई इट्स मोर कॉमन इन मैन या मेल्स। क्योंकि मेल्स के पास सिर्फ एक ही एक्स होता है, बैकअप नहीं होता इनके पास। एक्स का कोई बैकअप नहीं होता, सिर्फ एक ही एक्स होता है। अब हम बात करेंगे पेरेंट कॉम्बिनेशन और रिजल्ट फॉर चिल्ड्रन की। नंबर 1, नॉर्मल फादर प्लस करियर मदर, 50% chance for sons to be color blind. Number 2, color blind father plus normal mother. All sons are normal, all daughters are careers. ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट नंबर 3, नॉर्मल फादर प्लस कलर ब्लाइंड मदर, रिजल्ट फॉर चिल्ड्रन क्या होगा? तो ऑल सन्स विल बी कलर ब्लाइंड। इसमें इंपॉर्टेंट हमें क्या याद रखना है कि करियर मदर सबसे कॉमन रीजन होती है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, क्योंकि उसे पता भी नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये याद रखना है आपको कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। ऑक्सिन हेल्प्स इन सेल ग्रोथ और बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। सेल एलोंगेशन और प्लांट को लाइट की तरफ बेंड करता है, मींस फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट, जिब्रेलिन्स हेल्प्स इन स्टेम एलोगेशन, स्टेम ग्रोथ और सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करता है। नेक्स्ट, साइटोकिनिन्स सेल डिवीजन और लीफ एजिंग डिले करता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर, विल्टिंग कॉज करता है। स्टोमेटा क्लोज करता है। नेक्स्ट, एथिलीन ओनली गैसियस हार्मोन, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। सॉरी, सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। वाटर प्लस मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीव्स तक, मींस अपवर्ड। नेक्स्ट, फ्लोएम फूड लाइक सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से पूरे प्लांट में।
प्लांट सेल के कुछ स्पेशल फीचर देख लेते हैं। सबसे पहले सेल वॉल, फाउंड ओनली इन प्लांट्स, मेड ऑफ cellulose, it provides rigidity. Next, chloroplast, chlorophyll present होता है, found in plants. Magnesium is the central metal ion, helps in photosynthesis. अब बात करते हैं वैक्यूल की। तो ये लार्ज इन प्लांट, स्टोर सैप और वाटर स्टोर करता है, स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल्स। अब जल्दी से प्लांट हार्मोन्स मीन्स फाइटो हार्मोन्स क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ऑक्सिन, ग्रोथ प्लस बैंडिंग, सेल एलिगेशन मेन फंक्शन इसका होता है। नेक्स्ट, जिब्रेलिन्स, मेन फंक्शन स्टेम ग्रोथ, फैक्ट हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड dormancy. Next, cytokinin, cell division, delays aging in leaves, promotes opening of stomata. Abscisic acid, growth inhibitor, causes wilting of leaves and closing of stomata. Ethinyl, fruit ripening, the only gaseous hormone. अब बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। इसमें आपको एक इक्वेशन याद करना है, जो प्रोसेस है इसका। 6CO2 मीन्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O। H2O मीन्स वाटर, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल जो बनाता है C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज एनर्जी फूड, प्लस 6O2 ऑक्सीजन। Note, oxygen released during photosynthesis comes from water, means H2O, not carbon dioxide. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है, तो ऑक्सीजन वाटर मीन्स H2O से आता है और CO2 से नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं मेटल कनेक्शंस की। ऑलवेज रिमेंबर, नंबर 1 क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम, नंबर 2 hemoglobin contains iron, number 3 vitamin B12 contains cobalt, number 4 insulin contains zinc। तो ये था एवोल्यूशन से लेकर प्लांट फिजियोलॉजी तक का कंप्लीट रिवीजन। अगर इतना पोर्शन आपको समझ में आया हो तो कमेंट में बायोलॉजी कंप्लीट लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा MCQs पोर्शन। नंबर 1, which organelle is called the powerhouse of the cell? Mitochondria, ribosomes, nucleus, lysosome. Number 2, which of the following is known as the suicidal bag of the cell? Ribosomes, lysosomes, nucleus, mitochondria. Number 3, which vitamin is responsible for the coagulation of blood? Vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin K. Number 4, the metal present in insulin is copper, iron, magnesium, zinc. Number 5,
Oxygen produced during the process of photosynthesis comes from carbon dioxide, water, chlorophyll, glucose. Which vitamin is also known as retinol? Vitamin B1, vitamin C, vitamin D, vitamin A. Number 7. The oxygen produced during photosynthesis comes from carbon dioxide, water, chlorophyll, glucose. Number 8. Which hormone is responsible for the fight or flight response in humans? Adrenaline, insulin, thyroxine, estrogen. Next, number 9. Which of the following blood groups is considered as a universal acceptor? O positive, O negative, AB positive, AB negative. Number 10. Which plant tissue is responsible for the transport of food? Xylem, phloem, parenchyma, sclerenchyma. Number 11. Deficiency of which vitamin causes the disease scurvy? Vitamin K, vitamin B12, vitamin C, vitamin A. Number 12. Which metal is an integral part of the vitamin B12 molecule? Iron, magnesium, cobalt, zinc. Number 13. The functional unit of human kidney is called neuron, nephron, alveoli, artery. Number 14. Which gaseous hormone is used for the artificial ripening of green fruits? Auxin, ethylene, cytokinin, gibberellin. Number 15. Which plant hormone is primarily responsible for cell division and delaying the aging of leaves? Auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid. Number 16. Which metal ion is the central constituent of the chlorophyll molecule? Iron, magnesium, zinc, cobalt. Number 17. In plants, the movement of water from the roots to the leaves occur through which tissue? Phloem, xylem, cortex, epidermis. Number 18. Which of the following is known as a growth inhibitor hormone in plants, often causing the wilting of leaves? Ethylene, auxin, ABA, gibberellin. Try to answer all the questions and share your answers in the comment section. So BPSC team, that's all for today's video. उम्मीद है आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Don't forget to subscribe and press the bell icon for more exam oriented content. See you in the next video with the more important topics. Till then, keep learning, keep practicing, and stay focused. Thank you so much for watching.